अपनी मांगों को लेकर किसानों का प्रदर्शन 80 से ज़्यादा दिनों से लगातार जारी है। किसान अपनी मांगों पर अडिग हैं। किसानों का कहना है कि 3 नए कृषि कानूनों को रद्द किया जाए और एमएसपी को कानूनी गारंटी के दायरे में लाया जाए। इसके अलावा सबसे दिलचस्प घटना ये हो रही है कि जो किसानों के समर्थन में आवाज़ बुलंद हो रही है, उस पर नकेल कसने की कोशिश की जा रही है। इस तरह का इल्ज़ाम लगाया गया है, जिस तरह से कई सोशल एक्टिविस्ट की गिरफ्तारी हुई है। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं भानु प्रताप सिंह, हम उन्हीं से बात करेंगे और इन तमाम पहलू पे जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि कानूनी पहलू इसका क्या है। भानु प्रताप सिंह, आपका स्वागत है। शुक्रिया जी, क्या कहेंगे? सबसे पहले मेरा ये सवाल कि ये 80 से ज़्यादा दिन हो गया है किसानों के प्रदर्शन को और लगातार किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांगों पर अडिग है, लेकिन सरकार का भी जो रवैया, मैं कॉमन सवाल कर रहा हूँ, उसके बाद आ जाऊँगा उस पहलू पे। सरकार का जो रवैया है, क्या उससे ऐसा लगता है कि कुछ नतीजे निकलते दिखाई दे रहे हैं? नहीं, सरकार दिखावा कर रही है, नतीजे निकलेंगे, निश्चित रूप से निकलेंगे। जहाँ तक मेरा आकलन है, हो सकता है मैं गलत हूँ, पर मेरा अपना आकलन अब तक का ये है, सरकार की सारी चीज़ों को देखते हुए, कि ये कानून निश्चित रूप से वापस होंगे, लेकिन ये कोर्ट के माध्यम से होंगे, क्योंकि सरकार अपने ऊपर ये नहीं लेना चाहेगी कि भाई सरकार झुक गई किसानों के आंदोलन के सामने और मोदी जी जो झुक गए। सरकार कभी छोड़ के थोड़ा सा कहें कि मोदी जी झुक गए किसानों के सामने और उन्हें कानून वापस लेना पड़ा। तो होंगे ज़रूर, मैं नहीं कह सकता हूँ कितने समय होंगे, कब होंगे। हमारा काम है कि जब भी हो हमें संघर्ष करते रहना है, जब तक जीतेंगे नहीं हम लड़ते रहेंगे। ये निश्चित रूप से वापस होंगे, इतना मुझे विश्वास है। लेकिन सर, जिस तरह से अरेस्टिंग हुई है, आपने देखा कि बेंगलुरु से एक सोशल एक्टिविस्ट हैं दिशा रवि, उनकी अरेस्टिंग हुई है और भी कई सोशल एक्टिविस्ट हैं जिन पर नकेल कसने की कोशिश की जा रही है। उस पर सवाल भी उठाए जा रहे हैं कि बेंगलुरु में अरेस्टिंग हुई और वहाँ पेश न करके मजिस्ट्रेट के सामने सीधे दिल्ली लाया गया। इसके ज़रा कानूनी पहलू को समझाएं कि इस अरेस्टिंग पर सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं। नहीं, वो बहुत सही है, आप ही ने कह दिया है, ये बिल्कुल सही है। देखिए, सीआरपीसी जो क्रिमिनल लॉ है उसका एक प्रोसीजर है, जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो है सीआरपीसी में है लिखा हुआ, और उसका तरीका यह है कि आप किसी को भी कहीं से अरेस्ट करेंगे, पहला उसका तरीका यह है कि आप पहले इन्फॉर्मेशन देंगे वहाँ थाने को, जो कंसर्न थाना है जहाँ पे वो व्यक्ति रहता है, वहाँ से आप कंसर्न पुलिस ऑफिसर जो हैं उनको साथ में लेके जाएंगे, वो भेजेंगे, बाकायदा उसकी एंट्री होगी वहाँ के थाने की जीडी में, रजिस्ट्री में होगी, उनको लेके जाएंगे और तब वहाँ से लाएंगे। किसी भी व्यक्ति को आप अरेस्ट करेंगे, वो जाएगी, लोकल पुलिस साथ में होगी। उसके बाद में आपको तुरंत उस व्यक्ति को जो कंसर्न मजिस्ट्रेट है उस इलाके का, उसके सामने पेश करना पड़ेगा। जब तक आप उसे पेश नहीं कर रहे हैं उसके सामने, और सीधा जैसे इसमें ले आए हैं दिशा रवि को, ये टोटली इलीगल है, इसमें कहीं कोई बात नहीं है, ये वेल सेटल्ड प्रिंसिपल है और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में बहुत साफ साफ लिखा हुआ है, ये करना ही पड़ेगा आपको। इसलिए जो लेकर आए हैं वो इलीगल अरेस्ट है, उसकी इलीगल डिटेंशन है। अफसोस इस बात का है, यहां पर भी जो कोर्ट ने बिना इन सारी चीजों को कंसीडर किए 5 दिन का जो पुलिस रिमांड दिया है, ये बहुत बड़ा गलत काम किया है, ये अन्याय है, ये कानून को एक तरह से बहुत बुरी तरह से खत्म करने वाली स्थिति है, ये नहीं करना चाहिए था कोर्ट। तो ये कमी कहाँ से आई? दिल्ली पुलिस की तरफ से जो कमियां थी वो तो सामने हैं, क्या न्यायालय ने भी उस पक्ष को नहीं सुना जिस पक्ष को सुनने की आवश्यकता थी? निश्चित रूप से ये कोर्ट को समझना था कि जिसको लेकर आए हैं क्या प्रॉपर प्रोसीजर जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में लिखा हुआ है उसको फॉलो किया गया है। नहीं, अगर नहीं किया गया तो इलीगल डिटेंशन हो गई, तुरंत ही उसको छोड़ना चाहिए था। मेरा सवाल इसीलिए है, बार बार मैं जो कोर्ट पे सवाल उठाता हूं इसीलिए उठाता हूं कि पुलिस बदतमीजी कर सकती है, शासन प्रशासन में बैठे लोग बदतमीजी कर सकते हैं, अदालत किस बात के लिए है? अगर किसी व्यक्ति को कोई दिक्कत होती है, कोई अन्याय उसके साथ हो रहा है, कहां जाएगा, किससे बोलेगा? अदालत से बोलेगा ना, कोर्ट में जाएगा। जब कोर्ट भी जो लीगल प्रोसीजर है उसको न सुने और बिना सुने ही अन्याय करती चली जा रही है, तब बड़ी गंभीर स्थिति है। मैं आपको एक उदाहरण अपना बताता हूं। एक बार एक व्यक्ति को अरेस्ट किया, उसके पास सारे पेपर थे और पुलिस उसको अरेस्ट करके ले आई। क्यों? क्योंकि जो वहां जो इलाके का एसीपी था, एक प्रॉपर्टी का मसला था और कि वो प्रॉपर्टी बेच दी गई है उसके सिलसिले में बात थी। एसीपी इन्वॉल्व था खुद उसमें, उसको जबरदस्ती सारे पेपर होते हुए भी उठा के ले आए
कोर्ट में पेश किया, मैं उसकी तरफ से पेश हो रहा था, मैं वहाँ खड़ा हूँ कोर्ट में, मेरी एप्लीकेशन सामने है, मेरा वकालतनामा सामने है, और मुझे सुने बिना सरकारी वकील की अनुपस्थिति में, वो था भी नहीं, कोर्ट ने उसको जो है जेल भेज दिया। इतने बात पर मुझे जो है गुस्सा आया, मुझे बुरा लगा। मैंने कहा साहब मैं यहाँ खड़ा हूँ, मेरी एप्लीकेशन आपके सामने पेंडिंग है, आपने कैसे भेज दिया मुझे सुने बिना? मुझे सुनने के बाद आपको जो ऑर्डर करना था उसने भेज दिया। और उसके बाद में बहुत मतलब मेरे विषय में उल्टा सीधा उसने लिखा। मैं सेशन कोर्ट में गया, सेशन कोर्ट ने मुझे कहा कि वकील साहब लगता है कि जज साहब आपसे बड़े नाराज हैं। मैंने कहा जी मुझे पता नहीं क्यों नाराज हैं, पर हुआ जो था वो ये है। और अब आपके सामने कर रहा हूं मैं कि जो लोग वाकई में वांटेड थे उन्हें तो 1.5 महीने से पकड़ा नहीं, अब मुझे पकड़ के लिया है। और ये मैंने फैक्स दे रखा है, सीपी को फैक्स दे रखा है, एसीपी का नाम लिख रखा है जो कर रहे हैं। तो ये जो इस दिशा रवि ए वाले में जो काम किया गया है टोटल इलीगल है। इस पे मैं ये मानता हूं कि जब इतना बड़ा इलीगल काम हो रहा हो तो हाई कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को सुमोटो एक्शन लेना चाहिए। लेकिन सर वो एक बात जो कही जा रही है कि केदारनाथ बनाम बिहार सरकार का जो जजमेंट था सुप्रीम कोर्ट का 1962 में 5 जजों के बेंच ने जो फैसला सुनाया था, क्या उसकी खिलाफ वर्जी नहीं है? नहीं, निश्चित रूप से है, निश्चित रूप से है। देखिए जो लॉ में जो आपको एक तरीका दिया गया है, जो प्रोसीजर दिया गया, आप उसे फॉलो करेंगे ना? आप बिना उसके तो नहीं करेंगे। आप उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, किसी भी व्यक्ति को आप उठा के ले आ रहे हैं, तो ये जो डिटेंशन है आप वहां से यहां तक लेके आए हैं, इलीगल डिटेंशन हो गई। अब आप मानिए, मैं इससे इतनी बात कहता हूं, वहां आपने प्रोसीजर फॉलो नहीं किया, मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं हुआ, बीच में अगर कोई हादसा हो जाता और उस हादसे में उस व्यक्ति को चोट लग जाती या उसकी मौत हो जाती, कुछ भी हो सकता है ना, उसका जिम्मेदार कौन है? कौन रेस्पॉन्सिबल है उस बात के लिए? इसीलिए तो कानून की प्रक्रिया बनाई गई है कि जो भी कुछ हो कानूनी तरीके से हो। किस व्यक्ति को उठाया जा रहा है, उठा के उसको प्रॉपर तरीके से कोर्ट के सामने पेश किया गया, नहीं किया गया, और उसके बाद जहां ले जा रहे हैं वहां कोर्ट के सामने पेश किया नहीं किया। तो इसमें कोर्ट को देखना था कि क्या इसको जिनको यहां लेकर आए हैं ट्रांजिट रिमांड है या नहीं है, क्या प्रॉपर उस कोर्ट के सामने पेश किया नहीं किया, उससे देखे बिना केवल एक क्लर्क की तरह काम करते हुए कोर्ट ने 5 दिन का रिमांड दे दिया, यह बहुत गलत है। तो क्या ये माना जाए कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार जो आर्टिकल 19 में दिया गया है उस पर प्रहार किया जा रहा है? नहीं, उस पर तो प्रहार आप देख रहे हैं, जब पत्रकारों के साथ में ये व्यवहार हो रहा है, जो भी कोई बोल रहा है उसके साथ में ये सारी चीजें हो रही हैं, इससे बड़ा और जो अन्याय और क्या होगा? अभिव्यक्ति की आजादी रही कहां? अब आप देखिए कैसा मजा हो रहा है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट कह रही है हाँ आर्टिकल 19 के तहत, आर्टिकल 21 के तहत आपको अधिकार हैं, और उसी सुप्रीम कोर्ट के सामने, उसकी आंखों के सामने दिल्ली में धज्जियां उड़ाई जा रही हैं आर्टिकल की, लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है। एक ट्वीट उस लड़की ने किया है, 21-22 साल की लड़की, उस लड़की ने, जो ग्रेटा थनबर्ग है, जो 18 साल की पर्यावरणविद जो बच्ची है, पूरी दुनिया में जो है पर्यावरण के लिए लड़ रही है, उस बच्ची का जो ट्वीट है उसको उसने रीट्वीट कर दिया। बस यही तो है। या ये मान लीजिए कि उसने और ये उसमें ऐड कर दिया कि भाई इसके विषय में किसानों का समर्थन करना चाहिए जो किसानी आंदोलन कर रहे हैं, क्योंकि किसान और पर्यावरण ये दोनों चीज़ें मिली हुई हैं। आप वैसे भी अगर देखें तो एक मोटी सी बात समझ में आएगा कि खेती जो है दुनिया भर में मौसम पर बहुत कुछ निर्भर करती है। अगर मौसम में बदलाव होगा निश्चित रूप से खेती में भी वही सारी दिक्कतें आएंगी। अभी एक रिपोर्ट आई है कि अगर 1% टेम्परेचर बढ़ जाता है, तापमान धरती का 1% बढ़ गया तो किसानों की आय 6% कम हो जाएगी। इसका मतलब किसानों की आय कम होने का मतलब यह कि फसल नहीं होगी उतनी जिस अनुपात में। तो दोनों चीजें जुड़ी हुई हैं। इसी तरह की एक बच्ची जो पूरी दुनिया में उसके लिए लड़ाई लड़ रही है, वो किसानों के साथ में खड़ी हो रही है, किसानों के साथ हमदर्दी दिखा रही है, और वो वही बात कह रही है जो किसान कह रहे हैं, और भी अलग से भी कुछ नहीं कह रही। उसी का ट्वीट रीट्वीट कर रही है वो बच्ची और कह रही है कि सब लोगों को किसान के साथ में खड़ा होना चाहिए। इसमें क्या उसने कहा? अगर आप देखें, अमित शाह ने अभी कहा है, पश्चिम बंगाल में अमित शाह गए हैं और अमित शाह ने वहां जाके कहा है कि हम यूपी में कैसे जीते, वहां पर हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हैं, अलग अलग ग्रुप बना के हमने नीचे से लेकर ऊपर तक वो करें, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, मंडल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, कि अगर कोई बात होती है तो वो बात 1 घंटे में सब तक पहुंच जाए। हम इस तरह से करें। ये क्या है? ये भी तो टूल किट है ना। मतलब एक तरीका आपने अपनाया है कि अपनी बात को कैसे अधिक लोगों तक पहुंचा सकते हैं, वही आप कर रहे हैं। आप कर रहे हैं तो वो कुछ नहीं है, और दूसरा कर रहा है आप उन्हें अरेस्ट कर रहे हैं। क्या मतलब है इस बात का? और सीआरपीसी में या आईपीसी में कहीं भी ये जो टूल किट की बात कही गई है, इसके लिए कहीं कोई सजा, कोई प्रोविजन नहीं है।
कहीं भी नहीं है। तो इससे बड़ा अन्याय क्या होगा, नहीं आता कोर्ट को समझ में, कि जब किसी कानून में वो कोई अपराध ही नहीं है, आप उसमें अरेस्ट करके ले आए बच्ची को। इसका मतलब यह है कि आपकी गुंडागर्दी चल रही है, आपकी तानाशाही चल रही है, और उस बच्ची को अरेस्ट करके आप उन सब लोगों को डराना चाहते हो जो इस उम्र के नए नए बच्चे अब इस आंदोलन में या इस सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। आप उन्हें डराना चाहते हैं। एक व्यक्ति को पकड़ के लगाओ, और वो भी लड़की, जवान बच्ची को आप पकड़ के लेके आ रहे हैं, उसके साथ आप जो भी जिस तरह का उसको पकड़ के लाना और 5 दिन तक पुलिस रिमांड में रखना, यही अपने आप में इतना बड़ा अन्याय है जो नहीं होना चाहिए, वो कर रहे हैं आप। जी, प्रधानमंत्री जब राज्यसभा और लोकसभा में स्पीच देते हैं, जो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर उन्होंने जवाब दिया था, जब वो आंदोलन जीवी परजीवी का जिक्र करते हैं, साथ में एफडीआई का जिक्र करते हैं, एफडीआई को नए तरीक़े से परिभाषित करते हैं। एफडीआई का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूँ कि इससे जुड़ा मामला है, और वो कहते हैं फॉरेन डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी। तो क्या अगर प्रधानमंत्री इस तरह की बात कहें तो इससे बढ़ावा नहीं मिलता? नहीं, दोनों तरह की बात। अब मैं, आपने बहुत अच्छा सवाल किया, मैं इसका उदाहरण बहुत तरीके से आपको बताता हूँ। प्रधानमंत्री कहते हैं कि फॉरेन डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी। एक बात पूछिए, आप सारे लोग पूछिए प्रधानमंत्री से, ये जो 3 कानून कृषि वाले लेके आए हो, क्या ये भारत की उपज है? क्या ये भारत की आइडियोलॉजी है, या ये वर्ल्ड बैंक की आइडियोलॉजी है, या इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की आइडियोलॉजी है? ये नहीं है आइडियोलॉजी जिसे आप बाहर से लेके आए हो, और उस आइडियोलॉजी से आप पूरे देश को तबाह करना चाहते हो। न केवल किसान को, बल्कि किसान को, मजदूर को, हर किसी को, लगभग 135 करोड़ में से 120 करोड़ आबादी को आप गुलाम बनाना चाहते हैं। ये इससे बड़ी कोई और फॉरेन डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी होगी क्या? तो प्रधानमंत्री को कहने से पहले 100 बार सोचना चाहिए, लेकिन वो सोचते नहीं हैं। जो मन में आता है सिर्फ कह देना है उनको। और दूसरी बात, अभी इस बच्ची को आप लेके आए हैं कि इससे भारत की जो है बदनामी हो रही है, भारत का नाम खराब हो रहा है। मुझे आप बताइए, अभी इस समय जिस समय हम बात कर रहे हैं, इस समय कश्मीर में यूरोपियन यूनियन के करीब 20-25 जो सांसद हैं वो आए हुए, मालूम है ना आपको? वो आए, और वो तीसरी बार आ रहे हैं, 2 बार पहले आ चुके हैं। ये भारत का नाम खराब नहीं हो रहा? क्या दिखाना चाहते हैं आप कश्मीर में, कि कश्मीर में सब कुछ सही हो रहा? तो फिर उन्हें क्यों दिखा रहे हैं? वो दामाद लगते हैं आपके, क्या रिश्तेदार हैं आप उनके? ये आपके रिश्तेदार हैं वो, जिन्हें आप वहां से लेके यहां दिखा रहे हो कि हमने जो अनुच्छेद 370 को खत्म किया था, उसके बाद में ये हाल है कश्मीर का। तो आप कश्मीर में उन्हें ले आते हो, विदेशी सांसदों को, तब कुछ नहीं है, तब बिल्कुल ठीक है। और जब यहाँ का कोई व्यक्ति या दुनिया का कोई व्यक्ति केवल एक ट्वीट करता है और उस पर कहता है कि किसानों का साथ देना चाहिए, किसानों के साथ जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, आप उसके खिलाफ मुकदमा कराते हैं। खिलाफ क्या होना चाहिए? मतलब यही है कि भाई सरकार तुम्हारी है, सब कुछ तुम्हारे हाथ में है, तुम जो चाहो कर लो। लेकिन ये चलेगा नहीं बहुत दिन तक। लोग समझ रहे हैं इस बात को। इस तरह का तानाशाही वाला रवैया ये ठीक नहीं है। प्रधानमंत्री को और सरकार को समझना चाहिए। इन सब चीज़ों से, जैसे आपने बताया है, 2 चीज़ें निकल करके सामने आ रही। एक तरफ सरकार का ये कहना है कि हम वार्ता के लिए तैयार हैं, दूसरी तरफ जो अभी मुद्दे हमने आपके सामने रखे और आपने उसे सही तरीके से परिभाषित किया है कि अंकुश लगाने की कोशिश हो रही है, एक तरह से अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। तो ऐसे में तो अविश्वास बढ़ेगा, कमेगा तो नहीं? नहीं, देखिए, निश्चित रूप से अविश्वास बढ़ेगा ही नहीं, अविश्वास बहुत बुरी तरह से फैल चुका है, बढ़ चुका है। और इस बात को कहने का कोई मतलब नहीं है। जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि नहीं, कानून वापस नहीं होंगे, तो वार्ता के लिए रास्ते खुले रहने का मतलब क्या है? आप मुझे बताइए। एक ही समय में प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि कानून वापस नहीं होंगे, और दूसरे में कहते हैं कि रास्ते खुले हुए हैं। तो रास्ते का क्या करेंगे भाई? इस फोन का क्या करेंगे? फोन कॉल की साफ है मतलब कि ये जो आप है केवल जुबानी बातें कर रहे हो, हकीकत में आप जो कानून बना कर लेकर आए हैं आप उन्हें वापस नहीं करना चाहते हैं। आपकी नीयत में खोट है, आपकी नीयत खराब है, आप लोगों को केवल मूर्ख बनाना चाहते, और कुछ नहीं है। अन्यथा साफ कहना, आप जब ये कह रहे हैं कि भाई दरवाजे खुले, तो आपको ये नहीं कहना चाहिए कि ये जो कानून वापस नहीं होंगे। क्यों कह रहे हैं आप ये? दोनों में से एक ही चीज कहेंगे ना, दोनों चीज कैसे कह सकते हैं? वार्ता का मतलब क्या है? चलिए, थोड़ा सा हट के सवाल है, चूँकि बड़ा इम्पोर्टेंट डे है। पंजाब में निकाय चुनाव हुए, उसके नतीजे आए। नतीजे मेरे ख्याल से आपको भी पता होंगे। हाँ, हरियाणा के बाद पंजाब में बिल्कुल वहाँ क्लीन स्वीप हुआ है। पार्टी कौन है ये नहीं कहने की ज़रूरत है, वो आप समझें। ये बड़ा मैसेज है किसानों की तरफ से। निश्चित रूप से केवल किसानों की तरफ से नहीं, नगर पालिका के चुनाव हैं तो शहरी जो लोग हैं उनकी तरफ से भी। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि किसानों के साथ केवल किसान नहीं हैं, शहरी क्षेत्र में रहने वाले लोग भी उनके साथ में हैं।
और पंजाब में इतनी बुरी तरह से नगरपालिका चुनाव में, निकाय चुनाव में सुपड़ा साफ हो जाना बीजेपी का, ये आगे का संकेत है कि आने वाले समय में जब हरियाणा में चुनाव होंगे, जब उत्तर प्रदेश में चुनाव होंगे और आगे जो है चुनाव होंगे, बीजेपी का सुपड़ा साफ होगा, इसे कोई रोक नहीं सकेगा। बीजेपी जो ये समझ रही है कि तुम जो कर दोगे वो सही है और जो तुम्हारा गोदी मीडिया जो दिखा रहा है उसी के दम पे हो जाएगा, ऐसा नहीं है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं सोशल मीडिया के सभी साथियों को, जिनकी बदौलत सच लोगों तक पहुंच रहा है, घर घर तक पहुंच रहा है। इसलिए ये जो सच्चाई लोगों तक पहुंच रही है, ये बीजेपी का सुपड़ा साफ करेगी। और बहुत बड़ी बात नहीं कहता हूं, बहुत डींग मार रहे हैं, अमित शाह कह रहे हैं कि 200 सीटें पश्चिम बंगाल में लेके आएंगे। पश्चिम बंगाल में बहुत सीटों पर उन्हें अपनी जमानत भी बचानी भारी पड़ेगी। आप देखना, आप आने वाले जो नतीजा है वो ये बताएगा, ये दिखाएगा पश्चिम बंगाल का, और उसी नतीजे से आपको सिद्ध हो जाएगा, साफ हो जाएगा कि बीजेपी का आने वाले समय में क्या हाल होना। दो चीजें और आप देखो, दो चीजों से आप और आइडिया लगा सकते हैं। आज के दिन 2 मीटिंगें बीजेपी ने बुलाई हैं। एक, जेपी नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने बुलाया है, अमित शाह भी उस मीटिंग में शामिल हैं, कृषि मंत्री भी शामिल हैं, साथ में हरियाणा के जो बीजेपी के नेता हैं और पंजाब के जो बीजेपी के नेता हैं और उत्तर प्रदेश के, इनको बुला के मीटिंग करी है। इसका मतलब बड़े लेवल पे मीटिंग है, गंभीर मीटिंग है। साथ में संजीव बालियान जो मुजफ्फरनगर से सांसद हैं, उनको बुला के, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाट नेताओं को बुला के, कि जाटों को नाराज नहीं करना चाहते, इस उत्तर प्रदेश चुनाव को देखते उनकी नाराजगी नहीं ले सकते। इसका मतलब यह है कि खलबली बुरी तरह से है। समझ में आ जाना चाहिए सरकार को कि क्या हालत है। और केवल जाट नहीं है, बाकी और लोग भी तो हैं। तो क्या हाल होने वाला है ये बीजेपी को पता नहीं है। और मैं आपको एक चीज बताऊं, अगर बैलेट पेपर से चुनाव हो गया तो बीजेपी का क्या हाल होगा, इसका अंदाजा तो किसी को भी नहीं है। इतनी बुरी तरह से सफाया उनका होगा, ये स्थिति। हाँ, एक और मांग किसान इसमें जोड़ेंगे, एक और मांग किसान इसमें जोड़ेंगे कि बैलेट पेपर से अब चुनाव हो। देखिए, मैंने तो कहा था होना चाहिए, क्योंकि ये मुद्दा भी, आप देखिए मैं क्यों कह रहा हूं इस बात को, कृषि कानून वापस हो जाएं, होंगे निश्चित रूप से, मुझे पक्का विश्वास है। फिर भी समस्या का समाधान तो नहीं होता। क्यों नहीं होगा? क्योंकि बीजेपी सत्ता में बैठी है और जब तक ईवीएम से चुनाव होगा, बीजेपी को सत्ता से हटाना संभव नहीं है। और बीजेपी रहेगी तो इन कानूनों को इधर से उधर से किसी भी तरीके से कुछ ना कुछ करके ये सारी चीजें करती रहेगी। इसलिए जो जड़ है वो बीजेपी है। बीजेपी को हटाना बहुत जरूरी है और इसलिए उसको हटाने के लिए ईवीएम को इसमें जोड़ना जरूरी है। ईवीएम जिस समय इसमें जुड़ जाएगा, ये आंदोलन अपने आप में बहुत व्यापक हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा और ये बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो समस्या है ये आपस में एक ही समस्या है। आप इसको अलग अलग नहीं आंक सकते हैं। इसलिए मैंने पहले ही कहा था और अब भी लगातार कह रहा हूं, और हम इसको आंदोलन को, चाहे इस आंदोलन में ना भी ये मांग शामिल हो, हम इस ईवीएम के मुद्दे को उठाएंगे और नेशनल लेवल पर जबरदस्त तरीके से उठाएंगे। क्योंकि बीजेपी को उस आईना दिखाना, बीजेपी को उसकी औकात दिखाना, मैं इन शब्दों में बोलूंगा कि बीजेपी को और मोदी सरकार को उसकी औकात दिखाना ये जरूरी है। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हैं सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता भानु प्रताप सिंह, जिनका कहना है कि बीजेपी को उसकी औकात दिखाना बहुत ज़रूरी है। साथ में ये भी मांग की है कि बैलेट पेपर से अगर चुनाव हुए तो बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा, क्योंकि पंजाब में निकाय चुनाव के जो नतीजा हैं वो बिल्कुल एक तरफा नतीजा हैं, यानी कि बीजेपी को वहाँ बिल्कुल ही शिकस्त का सामना करना पड़ा है। साथ में भानु प्रताप सिंह का ये भी कहना है कि जिस तरह से दिशा रवि की अरेस्टिंग हुई है वो भी गैर कानूनी है और न्यायालय ने जो फैसला दिया है 5 दिन की पुलिस रिमांड में जो दिया है वो भी गलत है। तो कई तरह के सवाल ये उठा रहे हैं। साथ में इनको ये भी विश्वास है कि इस कानून को सरकार वापस लेने को मजबूर होगी। देखने वाली बात ये होती है कि इनका विश्वास जो बना हुआ है उस पर सरकार कानून वापस लेती है या फिर कुछ और चीज़ें निकल करके सामने आती है। कैमरामैन मनीष के साथ मैं फैज़ आलम फैज़ी, गाज़ीपुर बॉर्डर से।